तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज के बारे में कि कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं जो हमारे फिजिक्स में इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारे हमारे मेन लॉज हैं, मेजर लॉज हैं जो हम यूज करने वाले हैं। और भी बहुत हैं लॉज, तो वैसे आपको पता है ये फिजिक्स में कितने लॉज होते हैं, अगर नहीं पता तो आप अभी जान लो। तो ये मेजर लॉज है जो हम मैक्सिमम यूज करेंगे ही करेंगे। तो जैसे मैंने अगर हेडिंग लॉज लिखे तो इसको कंजर्वेशन लॉज भी लिख सकते हैं। कंजर्वेशन अच्छा, कंजर्वेशन लॉज फिर होता क्या है? कंजर्वेशन लॉज होता है कि जो हमारे नेचर में बहुत ज्यादा लॉज हैं। फिजिक्स में, नेचर में तो चीजें हो रही हैं, पर फिजिक्स में बहुत ज्यादा ऐसे लॉज हैं जो कि हमारे नेचर के कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे चार्ज, मास एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। जब भी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो मेरे को इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज मिल जाता है किससे? कंजर्वेशन लॉज से। अब उसको समझने के लिए मेरे को करना पड़ेगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम मानना पड़ेगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आईएसओ, आइसोलेटेड, अच्छा आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम होता है, पहली बात तो ये सिस्टम है। सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया। तो सिस्टम क्या होता है कि मैंने एक बॉक्स ले लिया, जैसे उसमें मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मान लिए, उसका एक मीडियम मान लिया, ठीक है। और भी डिफरेंट कंडीशन जो मैं एज्यूम करना चाहता हूँ। अभी मैंने ये दो ही चीजें एज्यूम की है कि एक चार ऑब्जेक्ट्स है और मीडियम मैंने मान लिया एयर है। तो ये मेरा क्या है? सिस्टम है। अब मैं इसके बाहर की कोई भी चीज को एज्यूम नहीं करूंगा। ये क्या है? सिस्टम है। अब मैं इसके बाहर की कोई भी चीज को एज्यूम नहीं करूंगा जो हमारे नेचर में है चाहे नहीं है। मैं मानूंगा कि मैं इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ रहा हूँ और अर्थ वगैरह अभी एग्जिस्ट नहीं करती। जब भी मैं फिजिक्स को पढ़ूंगा तो मैं काफी चीजों को नेग्लेक्ट करना पड़ता है एक लॉ को समझने के लिए। तो इसीलिए हम सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम तो बना दिया मैंने। अब मान लो कि ये सिस्टम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इस साइड को डायरेक्शन को मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। मान लो कि ये घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। मान 4 पर्सन है, ये एक ही स्पीड से हर जगह घूम रहे हैं। तो क्या है वो सिस्टम? क्या है वो? आइसोलेटेड नहीं है, वो उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तभी मैं उसको आइसोलेटेड सिस्टम मानूंगा। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ये मैं कैसे बताऊंगा? या तो ये चारों के चारों रेस्ट में होने वाले हैं, या तो ये चारों के चारों एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। तो ये दोनों सिस्टम मैं बोल सकता हूँ कि इनमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की कैटेगरी में आ सकते हैं। केवल दो ऑब्जेक्ट्स, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आइसोलेटेड का मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स। नो एक्सटर्नल फोर्स में दो चीजें आ गई, फिक्स और एक कांस्टेंट वेलोसिटी। और सिस्टम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैं जो भी कंसीडर करूंगा और एक मीडियम को कंसीडर करूंगा तो वो मेरा हो गया सिस्टम। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो मैं अब आइसोलेटेड सिस्टम से ही सारे चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सिस्टम माना, मैं अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझाऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो हमारा चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहने वाला है। चार्ज कंजर्व रहने वाला है। इसको समझाने के लिए इसके आप डेफिनेशन आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं। तो मैंने सिस्टम माना और बड़ा मान लेता हूँ, ये सिस्टम है मेरा। इसमें मैंने दो बॉडीज मान ली, एक दो। अब मान लो कि मैं इन दोनों बॉडीज को रब करता हूं, तो रब करूंगा तो मैंने जब अभी तक कुछ भी नहीं किया, जब स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग में नो चार्ज, ठीक है। जो सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा सिस्टम की बात करूंगा मैं। फिजिक्स में हमेशा सिस्टम की बात ही होती है। अगर मैं कभी भी कंजर्वेशन की बात करूँ तो पक्का ही सिस्टम की बात होगी। और किस सिस्टम की? आइसोलेटेड सिस्टम की। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो वैल्यू गलत भी हो सकती है। तो नो चार्ज सिस्टम है ये। अब मान लो मैंने इनको रख किया और मान लो इसको नेगेटिव आ गया चार्ज, इसको पॉजिटिव आ गया चार्ज, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि ये तो चेंज हो गया, चार्ज तो आ गया। पर आप अगर नेट चार्ज देखोगे तो इसमें 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो 4 - 4 = 0, अगेन नो चार्ज,
किसका? सिस्टम का। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या कि मैं सिस्टम की बात करूंगा, ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं करूंगा। जो मैंने सिस्टम एज्यूम कर लिया वो वैसे ही रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अभी इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं कि मैंने नो चार्ज बोला था इनिशियली। मान लो कि मेरे पास एक और इसमें नेगेटिव चार्ज था पहले शुरुआत में, या फिर मान लो ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, मान लो कि इसमें पांच मिटा ही देते हैं इनको। मान लो कि ये चार्ज है, इसमें 2 नेगेटिव थे और ये न्यूट्रल था। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इनिशियली जब सिस्टम मैंने देखना स्टार्ट किया तब चार्ज कितना है? चार्ज Q इज इक्वल टू -2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि 2 नेगेटिव दिख रहे हैं मेरे को, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इधर। अब मैंने इन दोनों को बॉडीज को रब किया और इसमें मान लो नेगेटिव हो गए 3। तो मेरे को पता है कि सिस्टम का चार्ज क्या रहने वाला है? कंजर्व। तो मैं इसका चार्ज बता सकता हूँ कि इसमें अब कितना चार्ज आने वाला है रब करने के बाद। तो आफ्टर रबिंग तो इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? इसको मैं मिटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं रहा। तो आफ्टर रबिंग तो मेरे को पता है कि सिस्टम का चार्ज -2 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, पर मेरे पास एक साइड कितने आ गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इधर। तो प्लस x जो मेरे को पता नहीं है, इसको मैंने मान लिया कि इसमें x चार्ज है। तो x कितना होने वाला है इधर हमारे पास? -2। इधर मैं गलत कर रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि इधर गलती क्या हो रही है। गलती हो रही है कि मैं माइनस भी लगा रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन भी लगा रहा हूँ। अगर मैं एक के ऊपर माइनस लगा रहा हूँ तो ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये पहले से ही नेगेटिव है, तो मेरे को इधर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये जो मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ ये गलत लगा रहा हूँ, ये आपने भी ध्यान रखना चीजों का। अगर मैं E+ की बात कर रहा होता कि मैं 1.6 की बात कर रहा हूँ, माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तब मैं नेगेटिव लगा सकता था, पर E+ जैसी टर्म हम बहुत कम रेयर यूज करते हैं, हम E- यूज करते हैं। तो इधर हम ऐसे करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इलेक्ट्रॉन -5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इधर कितने आने वाले हैं? -3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। तो इधर 3 पॉजिटिव होने वाले हैं। अच्छा, अगर ये भी कंफ्यूजन हो किसी को कि -3 इलेक्ट्रॉन का मतलब पॉजिटिव कैसे हुआ, तो वो भी ऑब्वियस है। -3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -3 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो वो नेगेटिव में होती है। अब नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो मतलब हो गया 3E+। जो मैंने अभी टर्म बताई E+ भी हम लिखते हैं कई बार, तो मैं इसको सिंपल बोल सकता हूँ कि 3 पॉजिटिव चार्जेस हो गए, 3 पॉजिटिव चार्जेस। तो इस तरीके से मैं कंजर्वेशन ऑफ लॉस को यूज कर सकता हूँ। ये है ना आइसोलेटेड सिस्टम, ये मान के चला मैंने सारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी क्या है? ये दिया था लॉ आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जो मास और एनर्जी होती है वो इंटर कन्वर्टेबल क्वांटिटीज होती हैं। E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, तो अब इधर E क्या हो गया? एनर्जी हो गया। M क्या हो गया? मास हो गया। C क्या हो गया? C हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर एयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, C होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक्चुअली में वैक्यूम होती है, पर वेलोसिटी जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो वैक्यूम और एयर दोनों में करीब करीब बराबर ही होती है। एयर में थोड़ी सी रिड्यूस होती है, पर वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काफी ज्यादा होती है वैल्यू इसकी। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से लाइट होती है जो ट्रैवल कर रही होती है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा स्पीड है। तो जो वैक्यूम में और एयर में करीब करीब सेम स्पीड होती है इतनी, वो 2.99 चल जाएगी। अगर एयर में बहुत ज़्यादा तो फिर उसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अप्रोक्सीमेटली हम 3 मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो होगी कांस्टेंट,
तो बचे क्या, ई और एम। तो उसने क्या कहा आइंस्टाइन ने कि जो मास और एनर्जी है वो क्या है, इंटर कन्वर्टेबल। मतलब वो आपस में कन्वर्ट हो सकती है। अगर मेरे पास एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी कम हो रही है कहीं किसी सिस्टम में, तो मतलब मेरे पास उस सिस्टम में कहीं ना कहीं मास बढ़ रहा होगा। और अगर किस सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, आइसोलेटेड सिस्टम की। तो अगर किसी सिस्टम में मास की वैल्यू कम हो रही है तो मतलब एनर्जी उसमें इंक्रीज हो रही होगी। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी मास कम होता है तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक जो मास है, मास अगर छोटी सी अमाउंट में भी कम होता है तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज होती है। ठीक है, और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अगर रिड्यूस होगी तब जाके एक छोटा सा मास बनेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये बोला आइंस्टाइन ने। अब हम पढ़ते हैं थर्ड कंजर्वेशन लॉ की तरफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी क्या है, उसमें तो मैंने मास एनर्जी की बात कर दी। मास एनर्जी में क्या है कि ये केवल स्पेशल काफी हाई लेवल जो केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर ही हमें थोड़ा देखने को मिलता है। नॉर्मल रिएक्शन में तो हमें पता भी नहीं लगता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ भी कि नहीं हुआ। जो काफी हाई लेवल की रिएक्शन होती है केवल वहां पर ही पता लगता है, जहां पर एनर्जी काफी ज्यादा बनती है, जैसे रिएक्टर्स वगैरह में हो सकता है। यूरेनियम वगैरह के केसेस में भी ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पर हम पावर प्लांट वगैरह में हम यूरेनियम यूज कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वहां पर हमें थोड़ा देखने को मिलता है। पर नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ये चीज देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मल केमिकल रिएक्शन मतलब जो हम लैब में करने वाले हैं, तो लैब में हमें क्या देखने को मिलेगा, लैब में हमें ये देखने को मिलेगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मेरे को टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। अच्छा, तो ये कैसे रहने वाली है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम माना जिसमें एक बॉल है, जो बॉल है वो ऊपर जा रही है हवा में। ठीक है, मैंने ऊपर किसी ने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर हवा में एक फोर्स F से। ठीक है, तो अब वेलोसिटी v से वो ऊपर जाएगी, वेलोसिटी v से वो ऊपर गई और एक टाइम पे जाके बॉल क्या होगी, हवा में रुक जाएगी और फिर वो बॉल क्या आने लग जाएगी, नीचे आने लग जाएगी। अब मैं इस सिस्टम में आपको बताऊंगा कि एनर्जी कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट। ये क्या मान लिया मैंने, सिस्टम कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये मान लिया मैंने आइसोलेटेड सिस्टम, जो मैंने बॉक्स बनाया है। अब जो बॉल थ्रो हो रही है वो शुरुआत से मैंने माना है कि फोर्स F से ऊपर जा रही है, मतलब मैंने कंसीडर नहीं किया कि वो बिना फोर्स के एक रेस्ट पे थी। ठीक है, मतलब किसी ने पहले, किसी पर्सन ने नीचे से ही ऊपर को बॉल थ्रो कर दिया हुआ है किसी फोर्स F से, और मैंने यहां से कंसीडर करना, इस पोजीशन से बॉल को कंसीडर करना स्टार्ट किया है। समझ गए। अब इधर से फोर्स F से ऊपर जा रही है बॉल, फोर्स F से ऊपर जा रही है। अब इसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। वेलोसिटी कम होते 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 यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो आप बोल दोगे कि एनर्जी तो सर 0 हो गई, पर नहीं, एनर्जी 0 नहीं हुई। क्यों, क्योंकि अब इसके पास एनर्जी क्या आ चुकी है, अब इधर इस टाइम पे इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है। पर इस पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे जब वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी है, तब उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जब कोई बॉडी रेस्ट पे है पर उसका अपना पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो इधर इस बॉडी का पोटेंशियल क्या है कि वो उतनी स्पीड से नीचे आ सकती है, क्योंकि मैंने उतनी से ही ऊपर को उसको ऊपर थ्रो किया, कंसिडरिंग कि कोई एयर फ्लो नहीं कर रही है। मैंने कहा ना आइसोलेटेड सिस्टम में मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स को अलो नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं एयर या फिर इधर मैं वैक्यूम, इधर तो मेरे को वैक्यूम में मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर किसी ने क्रिकेट खेला होगा तो वो हवा से बॉल डिफ्लेक्ट भी कर जाती है, तो मैं वो चाहता ही नहीं हूँ। तो वो अब जिस फोर्स से, मतलब इधर तो मैंने राउंड में दिखा दिया, एक्चुअली में बॉल ऐसे ऊपर जा रही है और उसी बात से नीचे आ रही है, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ। ऐसे ऊपर गया और ऐसे नीचे आ गया, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कह दिया। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी थी, वेलोसिटी 0 हो चुकी थी, पर इसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी।
अब ये शुरुआत में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, ग्रेविटी। क्यों क्यों हो रहा है ये सब, क्योंकि अर्थ क्या है, नीचे जो अर्थ है वो ग्रेविटी से बॉल को खींच रहा है। जब वो खींच रहा है तो वेलोसिटी को कम करता जाएगा, तो बॉल धीरे 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 और इधर आके रुकी जाएगी। अब वो धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी और इधर जाके जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसके पास फिर कितनी फोर्स होगी, जब एफ फोर्स होगी, बस वो क्या होगी, नीचे वाली डायरेक्शन में होगी। तो इस पॉइंट पे जब वो बॉडी मैंने स्टार्ट करनी शुरू की तब उसके पास फोर्स एफ थी, इस पॉइंट पे भी फोर्स उसके पास एफ ही थी। वो सारी काइनेटिक एनर्जी बस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, और इस पॉइंट पे भी उसके पास फोर्स क्या एफ ही है, फिर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं लीनियर मोमेंटम को। तो लीनियर मोमेंटम को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू एम वी। लीनियर मोमेंटम हम P से डिफाइन करते हैं और m मास वेलोसिटी v। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, लीनियर का मतलब सीधा, मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मोड़ मोड़ की बात नहीं कर रहा। और वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब इसका एग्जांपल मैं कैसे बोलूँ कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप कहाँ समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कोई गन शूट करता है, मैं गन बना देता हूँ, ठीक है। अगर मैं गन को शूट करता हूँ कहीं भी, तो जो बुलेट है वो ज़्यादा स्पीड से जाती है आगे, ठीक है, बुलेट बहुत स्पीड से आगे जाती है, वो किसी पर्सन को मार भी सकती है, पर उसको काउंटर करने के लिए जो गन है वो पीछे की तरफ आती है, ठीक है। तो ये इधर से आप समझ सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब गोली आगे जा रही है तो बंदूक पीछे आ रही है, तो वो मोमेंटम को क्या रख रही है, कंजर्व रख रही है। अब मैं क्या है समझूंगा कि मोमेंटम कंजर्व रख रही है। आपने देखा होगा कि वेलोसिटी जो बुलेट की होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको देख भी नहीं सकते हैं, पर गन की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। गन थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करके अगर मैं उसको कंट्रोल करके रखूँ तो वो रुक जाएगी, पर ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो मास है वो ज़्यादा है और इसका जो मास है वो कम है, ठीक है। तो मास ज्यादा और कम होने की वजह से क्या हुआ कि मैंने कहा कि ये जो है ये कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहने वाला है किसी सिस्टम का। तो ये क्या है, मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब फर्स्ट केस में गन का मानता हूं, तो गन का क्या है, मास ज्यादा है और वेलोसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। वेलोसिटी को मैं बाद में बताता हूँ, मास ज्यादा है, मेरे को इतना पता है, गन का मास ज्यादा ही होगा। दूसरा क्या है, वेलोसिटी, तो जो बुलेट है उसका क्या है, मास कम है और उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। अब बुलेट का मेरे को क्या पता है कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो जो चीजें मेरे को पता है मैंने वो मेंशन कर दी। तो कम मास ज्यादा वेलोसिटी का मल्टीप्लाई, इन दोनों को मेरे को बैलेंस करने के लिए, अगर मेरे पास मास इधर बढ़ रहा है, इधर मेरी वेलोसिटी बढ़ गई तो मास कम हो गए, वो कंजर्व हो गए। इधर मेरे पास मास ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली, कम होने वाली। इसीलिए इसकी जो बुलेट जब गन पीछे आती है तो वो कम स्पीड से आती है, इसलिए हमें ज्यादा उसको रोकना मुश्किल नहीं होता है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मैं पढ़ने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आप कहाँ समझोगे कि जब कोई चीज एंगल पे रोटेट कर रही होती है, रोटेट कर रही है जब कोई चीज, तो मैं वहां बोल सकता हूँ कि वहां पर एंगुलर मोमेंटम काम आने वाला है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम p मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो इधर मैं mv की बात तो कर ही रहा हूँ, पर साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की भी बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसको हम कहाँ समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डोर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, डोर है, ठीक है। अब कोई बंदा इसको पीछे से धक्का लगा रहा है, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को मैं चाहता हूँ कि जो P है वो चेंज ना हो, जो एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम मैं L से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये L इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। L क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट रहना चाहिए मतलब डोर अभी क्या है, रेस्ट में है, तो मतलब वो बाद में भी क्या रहना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है इधर को, बाहर की तरफ, ठीक है। अब उसको मेरे को रोकने के लिए, अगर वो फोर्स लगा रहा है तो डोर तो घूम जाएगा, पर उसको मेरे को रोकना है तो मेरे को यहाँ से फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इधर से तो आप समझ ही जाओगे कि इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो डोर रुक जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास फोर्सेस की वैल्यू सेम है तो मतलब मेरे पास P की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो मतलब दोनों P की वैल्यू सेम है तो मेरे पास डोर रुक जाएगा। पर ये हमें पता क्यों नहीं लगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात ही नहीं हुई। मैं सीधा मान रहा हूँ कि P सेम ही है, मैंने ये अज्यूम किया कि P तो सेम ही है, P सेम है दोनों साइड से, मोमेंटम मैं इधर से भी सेम लगा रहा हूँ, उधर से भी सेम लगा रहा हूँ। पर प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है कि मैं इस डोर को बीच में से रोक रहा हूँ और ये वाला बंदा, पीछे वाला बंदा इधर से साइड से धक्का दे रहा है, ठीक है। इसी को और अगर मैं इलेबोरेट करूँ सही से तो मैं एक इसको ऐसे बार मार लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस फोर्स को ऊपर शो कर देता हूँ, ठीक है। कोई यहाँ से फोर्स लग रही है और एक फोर्स यहाँ से लग रही है, ये बोल रहा हूँ मैं। जब तक यहाँ से लग रही थी तब तक तो ठीक था, दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट हो जा रहे थे। पर जब फोर्स यहाँ पर से लग रही है तो क्या हो जाएगा, इसकी जो फोर्स है ये ज़्यादा होने वाली है, इससे तो डोर हमेशा इस साइड में रोटेट कर जाएगा अगर P की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर कितना P लगाना पड़ेगा ये मैं बताने वाला हूँ। तो L इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दैट पॉइंट। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 2 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 1 है। तो 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये दोनों रहने वाले हैं कांस्टेंट, तो इसकी बात 2 मल्टीप्लाई P इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई P, ठीक है। तो ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि नॉट इक्वल टू है, और ज़्यादा कौन सा है, ये, और अगर ये ज़्यादा है तो ये किसका था, फर्स्ट वाले का था। तो फर्स्ट वाले का था तो मतलब ये यहाँ को रोटेट करने वाला है, मतलब ये यहाँ को रोटेट करने वाला है, जो दूर है ना, जो ज़्यादा दूर है उसकी फोर्स ज़्यादा होगी तो यहाँ को रोटेट कर जाएगा। तो इसको बराबर करने के लिए मेरे को P की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, ये तो मैंने कहा यहाँ पर ही लगेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, P की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं अपने क्या कहते हैं लीनियर मोमेंटम को डबल कर दूंगा तब जाके दोनों कंजर्व हो जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।